हाँ, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा उजाला कम है, बस ठीक है, चलेगा। चलिए, तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, आज हमारा जो सेशन है वो सीआरपीसी से रिलेटेड है। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की क्लास में हम सीआरपीसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीआरपीसी की ये जो बैच है, ये आपका, अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल है। अभी एमपीएडीपीओ का रिसेंट 6 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, अगर आप वो भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट है। निशांत जी, आप अपना थोड़ा सा जो माइक है म्यूट कर लीजिए। उसके अलावा अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम और एपीओ एग्जाम, हर जगह सीआरपीसी जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है? तो ये हर स्टेट में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगी पहले से, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी एलएलबी कर रहे होंगे, जस्ट पास आउट होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कई साल से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और कई बार एग्जाम्स दे भी चुके होंगे, है ना? बहुत से लोग मेंस तक भी पहुंचे होंगे, इंटरव्यू तक भी पहुंचे होंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तभी आज यहाँ पर है। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी नया सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, ताकि एक प्री प्लान तरीके से हम जो है तैयारी को अपना एक आकार दे सके और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो देखिए, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले एक उसकी रूपरेखा जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए। स्क्रीन सभी को शेयर हो रही होगी, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। तो ये जो एक्ट है हमारा, ये जो कोड है हमारा, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो हर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, है ना? हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो आज की इस डेमो सेशन में हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है इससे, वो जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कैसे किस एक्ट को स्टार्ट करना चाहिए वो थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि कैसे कैसे जो है ये स्टार्टिंग हुआ, पहले क्या था क्या नहीं था, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ये देखिए, brief history. On 20th March 1847, the सीआरपीसी की क्लास है ये, सीआरपीसी की ही हिस्ट्री जो है हम देख रहे हैं। On 20th March 1847, the government of India instructed the first law commission to prepare a code containing pleading and proceeding. सबसे पहले 20th March 1847 में हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने फर्स्ट लॉ कमीशन को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो एक ड्राफ्ट बनाए, प्रोसीजर से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बनाए। तो जब ये इंस्ट्रक्शन दिया गया तो सबसे पहले जो स्कीम प्रिपेयर करने वाले पर्सन थे वो कौन थे? वो थे कैमरॉन एंड इलियट, हु सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1848। तो 1847 में इंस्ट्रक्शन मिला गवर्नमेंट से और सबसे पहला ड्राफ्ट जो हमारा बना सीआरपीसी का, वो कब बना? 1848 में सबमिट किया गया। किसके द्वारा? कैमरॉन एंड एलियट द्वारा। ये क्वेश्चंस आपको बहुत कम जानने को मिलते हैं, तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बार जो प्रिपेयर्ड किया गया था वो कैमरन और एलियट ने किया था। प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि आप क्लास में ये सब चलाएं पेन वगैरह, ध्यान रखें इस चीज का। आगे देखिए, उसके बाद जब ये 1847 में जब इंस्ट्रक्शन मिला और 1848 में बन गया, लेकिन ये जो एक्ट बना था उतना फायदेमंद नहीं था, उतना जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसके बाद सेकेंड लॉ कमीशन अपॉइंट की गई और सेकेंड लॉ कमीशन ने फर्स्ट ड्राफ्ट को कंसीडर करके देखते हुए उसमें कि क्या खामियां हैं और एक और ड्राफ्ट जो है जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम दिया गया, बनाया। इट वॉज प्रेजेंटेड टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल by the law member Sir Baring Peacock, but was enacted into law only in 1861. तो सेकेंड लॉ कमीशन ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष किसने रखा था? बारिंग पीकॉक ने रखा था, ठीक है? 1861 में रखा था, ठीक है? उसके बाद ये जो 1861 का एक्ट था, अगेन फिर से उसमें पूरी तरीके से अच्छे से ये ड्राफ्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ खामियां रह गई थी, इसलिए ये अमेंडमेंट कंटिन्यू चलता रहा।
तो 1861 के बाद फिर आपका 1872 का जो है एक्ट आया, 1861 को रिप्लेस करके 1872 का जो है एक्ट आया। ये क्या था, हाई कोर्ट्स और प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता था, इसलिए ये काम में नहीं आ रहा था। मीन पहले अलग अलग एरियाज थे, आपको पता होगा ब्रिटिश एरिया, ब्रिटिश काल में है ना, प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, तो फिर बाद में कैलकाटा और मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट बनी, तो ये उन पे लागू नहीं हो रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि अब क्या उनके लिए अलग से सीआरपीसी बनाई जाएगी। तो फाइनली 1872 के बाद क्या हुआ, 1876 26 अक्टूबर 1876 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया instructed the government of India to recast the Act of 1872 with a view to accumulate all the various provisions relating to criminal procedure in various acts so that there might emerge in the country a complete code of criminal procedure. So 26 अक्टूबर 1876 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो 1872 का जो एक्ट है उसको फिर से रिकंसीडर कीजिए और देखिए उसमें क्या खामियां, और अब की बार एक ऐसा एक्ट बनाइए जिसमें जितने भी वेरियस प्रोविजंस अलग अलग एरियाज में है वो सारे। माइक अनम्यूट कीजिए, किसका माइक खुला हुआ है? आईफोन, जो ये आईफोन, यस ओके चलिए। हाँ, तो हम कहाँ थे कि 1872 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंडियन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए, आप इसमें इस तरीके का अब एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए जो होल ऑफ इंडिया पे इक्वली एप्लीकेबल हो। ये नहीं है कि हम जो ड्राफ्ट कर रहे हैं वो किसी एरिया पे एप्लीकेबल हो रहा है, हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंसी टाउन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इस चीज के लिए कहा गया। तो फिर 1872 का जो अमेंडमेंट था उसको क्या किया गया, रिकंसीडर किया गया, और उसके बाद ये जो टास्क है वो किसने कंप्लीट किया 1872 को रिकंसीडर करने का, व्हाइटली स्टॉक्स में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1882 वाज द रिजल्ट। तो ये पहला 1882 का पहला ऐसा क्रिमिनल कोड सामने आया था जो एक सिंपल और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ था। मींस एक बहुत ही सादा प्रकार का और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, मींस सब पे समान प्रकार से एप्लीकेबल होगी अब ये प्रक्रिया। अब ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1882 में बनकर आई, इसमें क्या हुआ, इसमें ये नहीं था कि ये जो है हाई कोर्ट पे लागू नहीं हो रही है, ये जो है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट एरिया पे लागू नहीं हो रही, अब ये पूरे समान रूप से पूरे भारत पे लागू होगी। ठीक है, उसके बाद अब फिर से 1882 का जो आया, अब जैसे कि आपको पता है कि हम फाइनली पढ़ कौन से रहे हैं 1923 की, तो ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट्स हुई है। तो 1882 के बाद फिर भी कुछ ज्यादा मींस प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कुछ बहुत से ऐसे मैटर्स थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा ओवरलाइड हो गया था। 1882 का जो एक्ट था वो बहुत सारे केसेस से फुलफिल हो गया था, इसलिए जरूरत पड़ी कि इसको फिर से अमेंड करना चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए, और फाइनली 1898 का अमेंडमेंट जो है एक अच्छा खासा ड्राफ्ट होकर के हमारे सामने आया। तो 1882 के बाद जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो कौन सा हुआ, 1898 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आई। तो दिस वाज आल्सो अमेंडेड सेवरल टाइम्स, ये भी बीच बीच में काफी टाइम जो है अमेंडेड होती रही, और फाइनली जो हम सीआरपीसी पढ़ते 1973, इस ये कौन से एक्ट को रिपील करके आई है, तो वो आई है इसी एक्ट को रिपील करके 1898 को। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, प्लीज वेट अ व्हाइल, थोड़ा सा वेट करें, शुरू करते हैं। 1898 का जो अब अमेंडमेंट है हमारे सामने आ गया। तो ये जो 1898 का अमेंडमेंट था, ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड सिस्टमैटिकली इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1898। तो पहली बार जो व्यवस्थित रूप से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया सामने, वो कौन सा था, 1898 का जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता थी, ये थी जो पहली बार बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सामने आई। फिर इसके बाद जो है थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहे जरूरत के हिसाब से, जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी कैसी है हमारी, चेंज होती रहती है, तो सोसाइटी के हिसाब से लॉज को भी चेंज होना पड़ता है, तो कुछ कुछ चीजें जो है चेंज होती रही। तो 1898 का जो ये अमेंडमेंट था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली 14th लॉ कमीशन का गठन किया ताकि 1898 का जो अमेंडमेंट है उसमें अमेंडमेंट किए जा सके, और 14th लॉ कमीशन ने अपनी जो स्टडी की इस 1898 के अमेंडमेंट को पूरा स्टडी किया अच्छी से डीपली, और अपने वेरियस रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस जो है वो
डिटेल रिपोर्ट सबमिट की 1969 में। इन सजेशंस को जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को एक्सटेंसिवली रीड करके 14th लॉ कमीशन ने दिया था, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली हमारे सामने आया द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ओके, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 which came into force on 1st April 1974। तो ये थी हमारी ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, एक संक्षिप्त इतिहास था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। तो आपसे इस पूरे ब्रीफ हिस्ट्री में मैंने जो आपको बताया, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि सबसे पहले जो है एक कोड की डिमांड की गई थी तो कब की गई थी, तो 1847 में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक प्रोसीजरल लॉ का जो है ड्राफ्ट होना चाहिए, तो जिसको किसने बनाया था, कैमरॉन एंड एलियट ने बनाया था। ये थोड़ा सा आप फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद फाइनली आपको क्या याद रखना है, लास्ट फैक्ट याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी अभी की सीआरपीसी है, जो हम पढ़ते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करके आई है, इसके पहले कौन सा एक्ट प्रिवेल था, किस एक्ट को हटा करके रिपील करके 1973 आई है, तो कौन सा एक्ट है, 1898 का। तो ये याद रखिएगा कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा एक्ट को रिपील करके आई है, 1898 को रिपील करके आई है। क्लियर। अब जो हमारा नया एक्ट है जो हम पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितनी सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल है। तो अभी जो हमारा एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें टोटल 37 जो आपके हैं वो चैप्टर्स हैं, 37 अध्याय हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं। और जो 1989 का था उसमें 46 चैप्टर्स थे, 565 सेक्शंस थी और 5 शेड्यूल थे। तो इनको क्या हुआ, कम कर दिया गया। जब 1973 का आया ना तो कम कर दिए गए प्रोविजंस, बहुत अननेसेसरी जो प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिनको, ऐसे प्रोसीजर्स थे उस एक्ट में जिसपे केस सॉल्व करने में बहुत लंबी प्रक्रिया थी, तो उस प्रक्रिया को शॉर्ट कर दिया गया। ज्यूरी ट्रायल वगैरह होती थी उनको हटा दिया गया, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रिलिमिनरी ट्रायल्स इंक्वायरी होती थी उनको खत्म कर दिया गया, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन कर दिया गया। 1998 के जो अमेंडमेंट बाद में हुए 1973 में, तो बहुत सारी चीजें हुई। तो जो बेसिक बातें हैं आपकी जानने लायक वो क्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 37 जो है हमारे चैप्टर्स हैं, इसमें 484 सेक्शंस है और 2 शेड्यूल है, ठीक। अब जो ये एक्ट आया था, ये 2 चीजें आपसे पूछी जाती है कि ये जो हमारा एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका नेचर कैसा है, इसका जो नेचर है वो कैसा है। आपने पढ़ा होगा विधि जो है 2 प्रकार की होती है ना। विधि जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, एक तो होती है आपका सब्सटेंटिव लॉ, यस, सब्सटेंटिव लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ, यस, सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि और प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो राइट्स को डिटरमाइन करते हैं, जो ऑफेंसेस को डिफाइन करते हैं और पनिशमेंट बताते हैं। कोई भी अपराध है तो कोई अपराध क्या है उसकी परिभाषा आपको सब्सटेंटिव लॉ में मिलेगी, उसका दंड आपको सब्सटेंटिव लॉ में मिलेगा, मौलिक विधि में। आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपका क्या राइट्स जो है जिनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं कि भाई ये मेरा राइट है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये सब चीजें आपको मौलिक विधि में मिलती है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जैसे कि आईपीसी है आपका, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है आपका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब क्या सब्सटेंटिव लॉ है। उधर ही दूसरी तरफ होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया विधि। प्रोसीजरल लॉ ऑफ क्राइम की वो शाखा होती है जिसमें प्रोसीजर बताया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ तो आपको मिल गया, आपको ये तो पता चल गया कि अपराध क्या है, उनका दंड क्या है, लेकिन वो मिलेगा कैसे, व्यक्ति को अपराध है या दंड है तो वो मिलेंगे कैसे, तो उसका प्रोसीजर बताया जाता है प्रोसीजरल लॉ में, प्रक्रिया विधि में। वो बताती, वो एक मशीनरी प्रोवाइड करती है, वो बताएगी कि कौन सा जज मैटर सुनेगा, कैसे उसका प्रोसीजर चलेगा, समन मामला है कि वारंट मामला है, एफआईआर होगी, एनसीआर होगी, क्या होगा, तो पूरा प्रोसीजर जो है प्रोसीजरल लॉ में बताया जाता है। तो अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ के टोटल 4 काम होते हैं। क्या काम होते हैं भाई, टू सिलेक्ट द प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन। प्रोसीजरल लॉ आपको बताता है कि आपका जो
मैटर है उसके लिए आपके लिए प्रॉपर जुरिसडिक्शन कौन सा है, आपका प्रॉपर क्षेत्राधिकार कौन सा है, किस कोर्ट में आपका मामला जाएगा। तो असर्टेन द एप्रोप्रिएट कोर्ट है ना, कोर्ट बताएगा, न्यायालय बताएगा किस न्यायालय में आपका मामला जाना है। टू सेट अ मोशन द मशीनरी ऑफ जस्टिस, फिर जैसे ही मैटर आपका कोर्ट में पहुंच गया तो अब कोर्ट को प्रक्रिया बताएगा कि कोर्ट कैसे उस मैटर को आपको सुनवाई करेगा, समरी ट्रायल करेगा कि समन ट्रायल करेगा कि वारंट ट्रायल करेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया उसको अपनानी है। टू प्रोवाइड वेज एंड मीन्स ऑफ मेकिंग द कोर्ट एंड डिसीजन इफेक्चुअल, फिर कोर्ट जो है वो अच्छे से आसान तरीके से सरल तरीके से डिसीजन दे सके, इसलिए उनको अलग अलग जगह पर उनकी हेल्प करने के लिए सीआरपीसी में जो है प्रोविजंस बताए गए। ठीक, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। तो प्रोसीजरल लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस, मोस्टली प्रोविजंस जो है वो तो प्रोसीजरल है, लेकिन बहुत से प्रोविजन ऐसे भी हैं जो सब्सटेंटिव नेचर के हैं। सीआरपीसी में जैसे हम बात करें मेंटेनेंस, तो सीआरपीसी में कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां अधिकार भी बताए गए हैं, जैसे मेंटेनेंस टू वाइफ चिल्ड्रन, पत्नी बच्चों को मेंटेनेंस का अधिकार, तो ये सब्सटेंटिव नेचर का हो गया है ना। तो कुछ प्रोविजंस जो है वो कैसे हैं, वो सब्सटेंटिव नेचर के हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सीआरपीसी है वो प्योरली प्रोसीजरल है या प्योरली सब्सटेंटिव है ना, ये ना ही प्योरली सब्सटेंटिव है ना ही प्योरली प्रोसीजरल है। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, तब आपको प्रोसीजरल लॉ ही टिक करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो क्या है, वो प्रोसीजरल है और ये कहलाती प्रक्रिया विधि है। तो इसलिए आपको टिक क्या करके आना है, प्रोसीजरल। सीआरपीसी इज प्रोसीजरल, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट की। बहुत से लॉज होते हैं जो कैसा इफेक्ट रखते हैं, प्रोस्पेक्टिव, भविष्य लक्षी। बहुत से लॉज होते हैं जो कैसा इफेक्ट रखते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव, भूत लक्षी। मींस प्रोस्पेक्टिव लॉज या जिनको हम कहते हैं भविष्य लक्षी प्रभाव रखने वाले लॉज, तो एक सेकेंड होते हैं। प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्य लक्षी यानी कि जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे, तो आज यदि वो प्रोविजंस बनाए गए हैं तो वो आज से ही लागू होंगे और आगे के जो मैटर्स आएंगे सामने उन पर ही लागू होंगे। जो मैटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन पर लागू नहीं होंगे, कि जो ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है, कोई नया लॉ आया, उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर कोई क्राइम है, तो अब इस क्राइम की सजा जो है बढ़ा दी गई है, और कोई पर्सन है वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुका है, वो केस डिसाइड हो चुका है, उस क्राइम की पहले सजा कम थी तो उसको 3 साल की सजा मिल चुकी है, अब उसके लिए 6 साल की सजा है, तो अब उसकी सजा बढ़ाई नहीं जाएगी। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव नेचर, है ना। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव नेचर यानी कि भूतलक्षी प्रभाव। ऐसे प्रोविजंस जिसमें ऐसा बोल दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये जो प्रोविजन हम लागू कर रहे हैं, ये प्रोविजन का इफेक्ट कैसा होगा, रिट्रोस्पेक्टिव होगा, भूतलक्षी होगा। मींस ये जो हमने विधि बनाई है तो ये उन पे भी एप्लीकेबल होगी जो मैटर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, पेंडिंग है, और आगे जो आएंगे उन पर तो होगी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो प्रोसीजरल लॉ है ये कैसा है नेचर में, सीआरपीसी ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, ये भविष्य लक्षी है या भूत लक्षी। तो इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है जिसको निर्वाचित करने का मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी उपबंध की किसी अभियुक्त के विद्यमान अधिकार पर प्रभाव पड़ता है तो इसका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा। लेकिन कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 के बाद में यह डिसाइड किया गया कि प्रायः विधियों का प्रभाव भविष्यलक्षी होता है, लेकिन प्रक्रिया संबंधी विधि की स्थिति कुछ भिन्न है। इस विधि को संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि एक अन्य बात केहर सिंह बनाम स्टेट 1988 में भी की गई। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसका नेचर भविष्य लक्षी है, ये प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन बाय अमेंडमेंट करके यदि किसी प्रोविजन को हम चाहते हैं कि इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करवाएं, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो भूतलक्षी प्रभाव से भी इसको लागू कर सकते हैं, या सीआरपीसी का कोई नया अमेंडमेंट होगा। मींस बेसिकली ये बात हो रही है अमेंडमेंट्स की,
अब जो नए नए कानून बनते जाएंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा? उन्होंने कहा कि जितने भी नए नए अमेंडमेंट्स होंगे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही रखेंगे, है ना, भूतलक्षी प्रभाव रखेंगे। तो सीआरपीसी कुल मिला के कैसा प्रभाव रखती है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा आपका ओवरव्यू। मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है ना, इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका काम होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स की हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें टोटल 31 चैप्टर्स हैं, तो आप एक पेज पर लिख सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, सेक्शन 1 to 5। चैप्टर सेकंड जो है वो दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका सेक्शन 6 to 25 ए तक है। फिर पावर्स ऑफ कोर्ट बताया गया है चैप्टर थर्ड में 26 to 35। फिर उसके बाद चैप्टर 4 जो है आपका बात करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, है ना, सुपीरियर पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, जिसमें आपकी सेक्शन 36। और इसमें दो है पॉइंट्स, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। दूसरा है मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, है ना, तो 37 एंड 40 तक इसमें सेक्शन है। फिर आपका चैप्टर 5 आता है रेस्ट ऑफ पर्सन, जिसमें 41 to 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है चैप्टर है। तो अब इससे क्या फायदा होगा आपको, आप एक पेज पे ये सारे 37 चैप्टर्स लिखें, उनके सामने उनकी धाराएं लिखें, याद कर ले। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस चैप्टर बेस्ड आते ही आते हैं। सीआरपीसी से एक क्वेश्चन आपको चैप्टर बेस्ड मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है या तो बोलते हैं गिरफ्तारी, ये जो चैप्टर 5 है ये पूछ लेते हैं कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित कौन सा अध्याय है। तो अब आपको पता चला आपने पढ़ा ही नहीं, आप तो जो है बेरेट की प्रोविजंस पढ़ने में लगे हुए थे। आपने कहा अरे ये प्रोविजंस पता होना चाहिए, लेकिन चैप्टर्स ध्यान में ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएं, पहले उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी हेडिंग्स याद करके रख ले। एक नंबर आप मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है ना। तो चैप्टर्स की हेडिंग याद रखना। प्ली बार्गेनिंग का हमेशा पूछ लेते हैं चैप्टर की, प्ली बार्गेनिंग कौन सी चैप्टर में दिया है। मेंटेनेंस हमेशा पूछ लेते हैं, मेंटेनेंस कौन से चैप्टर में दिया है ना। कुछ चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। ये चैप्टर 8 पूछ लेते हैं कि परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार की प्रतिभूति सिक्योरिटीज कहाँ दी गई है चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 हमेशा पूछ लिया जाता है ना। तो चैप्टर 8 की आपको जो है हेडिंग याद होना चाहिए कि सिक्योरिटीज फॉर कीपिंग द प्लेस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर्स याद करना है। और कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, तो ये आपको बेनिफिट कहाँ देगी, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सेक्शन पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ये जो सेक्शंस है ये यहाँ से यहाँ तक डील करती है, ये चैप्टर इसमें है, तो कई बार हम कहते हैं ना कि एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट कैसे कर, तो एक ओवरव्यू आपके पास होगा तब तो आप एलिमिनेशन कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रारूप होता है किसी भी एक्ट का वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आप देखिएगा कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप दो काम कर लेते हैं, पहला उसमें जितने चैप्टर्स हैं उनकी हेडिंग्स याद कर लीजिए, वो चैप्टर कहाँ से कहाँ तक डील करता है आपको पता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरा आधे से ज्यादा एक्ट के बारे में जानकारी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेक्शंस का। अब आप एक्ट उठाइए, अब जैसे ये मेजर एक्ट है, मेजर एक्ट में बहुत सारी सेक्शन है, ये पॉसिबल नहीं कि अब हर कोई लिखता बैठा रहे कॉपी पे, कोई बात मत लिखिए कॉपी पे। बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के इंडेक्स पे वर्क कीजिए। आपका बेयर एक्ट है, आपके बेयर एक्ट पे आपकी कमांड होना चाहिए। आप अपने बेयर एक्ट पे टिक मार्क कीजिए कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम में सेक्शन बेस्ड पूछी जा सकती है। आप उनको टिक मार्क कीजिए और उनको डेली बेसिस पे उठा के एक बार देखिए याद कैसे होंगी सेक्शन, कैसे आप सेक्शंस को याद रखेंगे। देखिए सेक्शन याद करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, आप हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए और उसके इंडेक्स को खोलिए और सेक्शंस पढ़िए। जैसे बचपन में हम लोग, आपने देखा होगा बचपन में माँ बाप हम लोगों को क्या सिखाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, पूजा मंत्र पाठ सिखाते थे, कोई रटवाते तो है नहीं बिठा के, रोज रोज बुलवाते हैं, याद हो जाता है। ऐसे ही ये भी प्रैक्टिकल है। आप डेली एक एक्ट उठा लीजिए, उसकी बस इंडेक्स उठाइए और इंडेक्स देखते चलिए। आपको 21 दिन के अंदर नहीं याद होगा तो आप मेरा नाम बदल देना। तो आपको क्या करना है, आपको अपना इंडेक्स लेना है, उससे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क्स कर लेनी है, वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी आगे क्लासेस में, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ
क्रिमिनल कोर्ट्स बताई गई हैं। सेक्शन 9 जो है आपकी वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। सीधा सीधा कितनी बार क्वेश्चन आया है सीधा सीधा, कोर्ट ऑफ सेशन कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेशन न्यायालय सेक्शन 9 में बताया गया है ना। कई बार क्वेश्चन आता है सीधा सीधा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सी सेक्शन में बताया गया है भाई? 25 और 24 में बताए गए हैं। तो ये आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर कहां से कहां तक सेक्शन है और सेक्शन की हेडिंग्स इंपॉर्टेंट सभी नहीं याद करना है कि सभी लगे हैं याद करने। जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो तो एटलीस्ट आपको याद करके रखना है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सब्जेक्ट की रूपरेखा टाइप की। अब देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका एक्ट नंबर है 29 ऑफ 1974। मींस ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है, यानी कि ड्राफ्ट है वो तो 1973 में बन गया था और 1974 ईयर में लेकिन ये जो है आया, पार्लियामेंट से पास हुआ होगा। तो 1974 में जब ये पास हो गया तो ये दूसरे नंबर का एक्ट था, ठीक है। बस इतना सा फैक्ट है। ये आपसे एडीपीओ में पूछ लिया जाता है, जुडिशरी के एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन एडीपीओ में किसी ना किसी एक एक्ट का एक्ट नंबर पूछ लेते हैं। तो अब ये भी बहुत बड़ी हेडेक है। तो आप क्या करेंगे? एडीपीओ में तो 28 एक्ट्स हैं, कहां तक एक्ट नंबर याद रखेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेज लेना है, 28 एक्ट्स के नाम लिखिए और सबका सामने एक्ट नंबर लिखिए और उसको अपनी दीवार पे चिपका लीजिए और उसको रोज सुबह उठकर एक बार देखिए किस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, कौन सा एक्ट किस नंबर पे लागू है, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1974 ईयर जब चल रहा था तो ये दूसरे नंबर पे बना था। इसके बाद और एक्ट बने होंगे, तो इसके बाद कोई तीसरा एक्ट बना होगा, कोई चौथा एक्ट बना होगा, कोई पांचवा, तो उसको इस प्रकार से नंबरिंग दे दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। कुछ पुराने मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं आईपीसी वगैरह या जो पहले के जो वीडियोज हैं उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, तो उसको मैं यहीं पे क्लियरिफाई कर दे रही हूँ। मैंने वहां पर ये बता दिया था ये जो एक्ट नंबर होता है ये इसका लॉन्ग टाइटल होता है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये लॉन्ग टाइटल नहीं होता है, ठीक। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि ये जो हमारा एक्ट है, ठीक है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, तो ये सिर्फ जो है ये क्या होता है, ये सिर्फ एक्ट नंबर होता है, ये लॉन्ग टाइटल नहीं होता है। तो लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल जो है वो जिसको हम प्रियम्बल कह देते हैं कभी कभी, तो वो प्रियम्बल ही लॉन्ग टाइटल होती है जो नीचे दी गई होती है। ये देखिए जो लाइन लिखी रहती है हर वेयर एक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, उद्देश्य, और यही लॉन्ग टाइटल है इसका, ठीक है। कि क्या कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट को, इस क्रिमिनल प्रोसीजर को बनाने का, कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग विधियां थी यहाँ वहां, क्योंकि पहले अलग अलग एरियाज थी, तो अलग अलग एरियाज में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो अपने हिसाब से प्रोसीजर चलाते थे। कोई भी उनकी कोर्ट में अगर केस आ रहा है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करते थे, अपने हिसाब से प्रोसीजर बनाते थे। लेकिन जब हमारा भारत जो है राजा शासन से मुक्त हो गया, ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया, जब लॉज बनने लगे तो फिर ये कहा गया कि नहीं भाई एक ही जगह सारी विधि को कर दो, एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो है बनेगा, है ना। सारा जो मैटर्स है वो एक ही विधि के द्वारा चलाए जाएंगे। तो इसका जो उद्देश्य था क्रिमिनल प्रोसीजर का वो क्या था? जितनी भी प्रोसीजरल लॉ है यहाँ वहां जो बिखरे पड़े उनको मिलाओ और एक कोड बना दो, और फिर समय समय पे उस पर अमेंड करना है तो अमेंडमेंट होता रहेगा। तो यही इसका पर्पज है, इसी को हम लॉन्ग टाइटल बोलते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं 2-3 डेट्स की। डेट्स होती हैं कुछ एक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट होती है और जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। किसी ना किसी एक एक्ट की, 2 एक्ट्स की डेट आपकी आती ही है और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहीं से सही हो जाते हैं। तो पहली डेट होती है इनेक्टमेंट डेट, जो बैरेक्ट में सबसे ऊपर यहाँ साइड में दी रहती है। कोई भी एक्ट आप उठाएंगे स्टार्ट हो रहा है सबसे साइड में जो दी रहती है ये होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिनियमन की तारीख। क्या है डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी? 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1974, यानी कि सॉरी, ये जो एक्ट है ये इस तारीख को प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी असेंट दी। कोई भी बिल जो है वही एक्ट बनता है आगे चल के।
तो एक प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जिसमें असेंट टू बिल प्रेसिडेंट की पावर्स बताए गए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट की 3 पावर्स होते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो या तो वो उससे अपनी असेंट देगा, या तो उसको वापस कर देगा, या तो वीटो पावर का यूज करके उसको अपने पास रख लेगा अनंत काल के लिए। ये 3 पावर होते हैं, ठीक है। तो इन 3 पावर में से जब वो ये वाला पावर यूज करता है कि कोई भी बिल दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होने के बाद जब फाइनली प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और प्रेसिडेंट उस बिल पे देखता है, उसको लगता है कि हाँ ये बिल बिल्कुल सही है, इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, और वो अपनी असेंट, अपनी स्वीकृति दे देता है। कैसे? सिग्नेचर करके। तो उसी डेट को कहा जाता है डेट ऑफ इलेक्टमेंट, क्योंकि जैसे ही कोई बिल जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, प्रेसिडेंट उसके अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो वो बिल अब बन जाता है एक्ट, अब वो बन गया अधिनियम। तो जिस तारीख को प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर कर देते हैं बिल पे, अपनी सहमति दे देते हैं, वो डेट कहलाती है डेट ऑफ इलेक्टमेंट। ठीक है, ये मैं आपको इतना डिस्क्रिप्शन क्यों देती जा रही हूँ? देखिए, मैं बोलती हूँ आपसे कि ये क्लासेस प्रिलिमिनरी बेसिस की है, लेकिन एक्चुअली में मेरी क्लासेस सिर्फ प्री के लिए नहीं, अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुने और नोट्स बनाने की कोशिश करें तो आपको मेंस के लिए भी होंगे। और कुछ चीजें मैं ऐसी बताती हूँ जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डेट ऑफ इलेक्टमेंट क्या होती है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या होती है। तो आपको इतना डीप नॉलेज होना तो चाहिए कि आप बता सको, कोरिलेट कर सको कि कौन सा आर्टिकल कोरिलेट हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या डेट ऑफ इलेक्टमेंट होती है ना। ये चीजें आपसे, क्योंकि ये सामान्य चीज है बहुत, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट है तो ये सामने वाले जूरी अपेक्षा करती है आपसे कि आपको ये तो पता ही होगा, तो पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ इनेक्टमेंट मीन वो डेट जिस डेट पर प्रेसिडेंट किसी बिल पर अंडर आर्टिकल 111 अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो जिस तारीख को वो अपनी स्वीकृति देते हैं हस्ताक्षर करके, वो डेट पर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमन की तारीख। अब उसके बाद आती है इन्फोर्समेंट डेट। अभी तो ये अधिनियम बना है, लेकिन ये फोर्स में कब से आएगा? ये बिल अभी पास हो गया पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर दे दिए और अब ये एक एक्ट बन के तैयार हो गया। अब सामान्य जनता के लिए कब से लागू होगा? सामान्य जनता के लिए इसके प्रावधान कब से लागू होंगे? तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो हमेशा दी हुई होती है सेक्शन फर्स्ट में। किसी भी एक्ट की सेक्शन फर्स्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये डेट दी रहती है, या तो डायरेक्ट डेट दी रहती है, या फिर इस तरीके के वर्ड दिए रहते हैं कि ये उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से प्रिस्क्राइब किया जाएगा, बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा डेट बताई जाएगी। तो नीचे बैरेट में फुटनोट में आपको डेट मिल जाती है। खैर यहाँ पर ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, सेक्शन फर्स्ट में इसमें डेट बताई गई है। ये जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। ये देखिए, सबसे ये सेक्शन फर्स्ट आपको दिख रही है, इसमें सबसे नीचे आइए, सबसेक्शन 3 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1972। सेक्शन फर्स्ट की सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि ये जो एक्ट है, ये जो कोड है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया। ठीक, अब उसके बाद एक और डेट हमें याद रखनी है कि ये भारत गणराज्य के कौन से ईयर में लागू हुआ। ये जुडिशरी पर्पज से नहीं, लेकिन ये एडीपीओ में पूछी जाती है। ठीक है, तो एक्ट नंबर हुआ और ये वाली डेट एडीपीओ में पूछी जाती है। बाकी इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट तो जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछते हैं, चाहे आप कोई सा एग्जाम दो, चाहे डीएलओ का दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, सब में पूछी जाती है इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट हर एक्ट। ठीक है, तो अब ये एक डेट और आपको याद रखनी है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ठीक है, क्या कहा गया है? या हिंदी में भी देख लीजिए, भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हुई। तो मीन्स इन्होंने भारत जब गणराज्य हुआ था, रिपब्लिक हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था रिपब्लिक? बता सकता है कोई? 1950 जनवरी यस 1950 1950 में जब भारत गणराज्य हुआ, तो तब से जो ये एक्ट है कितने साल बाद बना? 24वें वर्ष में बना। तो 1950 से 24 वर्ष जब लगा, 24वां वर्ष जब बना लगा, तब ये 24वें वर्ष में संसद द्वारा ये एक्ट अधिनियमित किया गया। तो ये डेट भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, ये हो गया आपका एक ओवरव्यू डेट
जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके जुडिशरी में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे मैं एमपी जुडिशरी की बात करूं, एमपी जुडिशरी में 12 सब्जेक्ट आते हैं, 8 मेजर एक्ट आते हैं और 4 आपके माइनर एक्ट आते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हर चीज का एक चार्ट बनाते चलेंगे। कॉपी में बना लीजिए, आपके पास अच्छा स्टडी रूम है तो आप चार्ट बना बना के अपनी दीवार पे लगा लीजिए, है ना। तो आपका एक चार्ट बन जाएगा इन्फोर्समेंट डेट का, उसी में आप इनेक्टमेंट डेट और ये संसद वाली डेट जो है लिख लीजिए। 3 कॉलम बनाइए, एक कॉलम में एक्ट 12 एक्ट के नाम लिखिए एक साइड, फिर एक कॉलम बनाइए उसमें लिखिए इन्फोर्समेंट डेट, तो हर एक्ट के सामने उसकी इन्फोर्समेंट डेट लिख दीजिए। फिर एक कॉलम बनाइए उसमें आप लिख दीजिए इनेक्टमेंट डेट, तो कौन सा एक्ट किस तारीख को इनेक्ट हुआ वो उसके सामने लिख दीजिए। फिर एक बनाइए कि रिपब्लिक डेट कौन सी को, मतलब गणराज्य के कौन से ईयर में जो है पास हुआ, वो एक कॉलम बना दीजिए। वही साइड में आप एक चार्ट और बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि कौन से एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, सब एक चार्ट में प्रिपेयर करके और पूरा एक चार्ट बना करके अपने दीवार पे चिपका लीजिए और डेली उस चार्ट को देखिए। 10 मिनट का समय निकाल कर ब्रश कर रहे हैं वहीं पर खड़े खड़े देखते चलिए, तो आपको क्या होगा, ये चार्ट दिमाग में बैठेगा और जब भी आपका एग्जाम सामने होगा, आपने नहीं भी पढ़ के गए हैं, विश्वास मानिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डेट्स वाला वो आपसे बिल्कुल डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब आइए सेक्शन फर्स्ट पे। सेक्शन फर्स्ट बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मोस्टली जितने भी एक्ट्स होते हैं सभी एक्ट्स में जो सेक्शन फर्स्ट होती है वो यही बात करती है। अपना माइक यूज, अफरोज अहमद जी, वेदिका जी और भी जिसका खुला है सभी माइक यूज कीजिए अपना। सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है, सभी में यही होता है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है भाई, शॉर्ट टाइटल वही होता है जो एक्ट का नाम होता है, ठीक है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, बट अब जो है ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। आपको पता होगा कि अमेंडमेंट हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये एक्ट का नाम याद रखिएगा। जितने भी एक्ट जो पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए हैं, वो कौन से एक्ट से हुए हैं, तो उस एक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। उस एक्ट का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। तो इसके द्वारा अब जो है सीआरपीसी वो संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। लेकिन अभी भी 2 क्षेत्र है जहां पर जो है सीआरपीसी लागू नहीं है, वो कौन सी है, वो 2 क्षेत्र है आपका स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। तो ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी संपूर्ण भारत पे लागू है सिवाय स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया की। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 and 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland and to the tribal area। एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं सिर्फ चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़ करके वो सारे प्रोविजंस नागालैंड और जनजाति क्षेत्र ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होंगे। यानी कि जो नागालैंड और जनजाति क्षेत्र है, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है, उनपे सीआरपीसी की कौन सी प्रोविजंस लागू होंगे, सिर्फ चैप्टर 8 के, 10 के और 11 के। इसके अलावा पूरी सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे सीआरपीसी के ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू होंगे, तो वो है चैप्टर 8,
चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के प्रोविजन। ठीक, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहाँ से। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ लागू है। तो आपको या तो ऑप्शन में आएगा होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट नागालैंड स्टेट, एक्सेप्ट जनजाति, है ना, नन ऑफ द अबव, बोथ। तो आप अगर ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में क्या है कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर संपूर्ण भारत में, तो आप इसको टिक करके आएंगे, है ना, कि नागालैंड और जनजाति क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर जो है आपकी सीआरपीसी लागू है। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ पर आगे एक और बात दी गई है, क्या, इन्होंने कहा कि सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविजंस तो नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर लागू होंगे, लेकिन बाकी सीआरपीसी लागू नहीं होगी। लेकिन यदि करना हुई तो उसका प्रावधान दिया है। इसमें कहा है किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और पारिणामिक उपांतरणों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इसको क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या कहा है, बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट में by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर वो चाहे कि सीआरपीसी की कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर लागू करवाना है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न वो करवा सकती है। कैसे, एक नोटिफिकेशन निकालेंगी और नोटिफिकेशन में बता देंगी कि हम चाहते हैं कि सीआरपीसी के इस चैप्टर के ये प्रोविजंस इतने समय के लिए यहाँ पर लागू हो जाए, तो नोटिफिकेशन के थ्रू कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट वहां पे प्रोविजंस लागू करवा सकती है। ठीक है, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो ट्राइबल एरियाज है उनका क्या मतलब है ना। तो इसमें कहा गया, इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मींस the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam। मीन सिंपल इनका कहने का मतलब है, ट्राइबल एरिया का मतलब है असम के ट्राइबल एरिया, उन पे लागू नहीं होगी ये। As referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution। कौन सी असम की ट्राइबल एरिया की बात हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में बताया गया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल देखेंगे, उसका पैराग्राफ 20 देखेंगे, तो वहां पे असम का ट्राइबल एरिया जो मेंशन है उस पर सीआरपीसी के प्रोविजंस जो है लागू नहीं होंगे, अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। एक बार हिंदी में पढ़ेंगे इसको। इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की स्पष्ट अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। ठीक है, तो शिलोंग की नगर पालिका के क्षेत्र से स्थानीय जो सीमाएं हैं उनके क्षेत्र से दूसरे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या चीज याद रखने लायक है और क्या चीज हमें याद नहीं रखनी, क्योंकि देखिए मेजर एक्ट बहुत बड़े हैं, आईपीसी बहुत बड़ी है, सीआरपीसी बहुत बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी। अगर हम इनका एक एक प्रोविजन दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे तो जो मेन चीज हमें याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो भूल जाएंगे और एग्जाम में सब सत्यानाश गुड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हर प्रोविजन में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब सेक्शन 1 में से आपको जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, वो सुन लीजिए। सेक्शन 1 की हेडिंग याद रखनी है, ये कहाँ कहाँ लागू होता है ये याद रखना है। तो भैया ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है, नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर। बस ये कब लागू हुआ, तो सबसेक्शन 3 में बताया कि यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन लागू हुआ, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 को जो है ये लागू हुआ। तो इसको तो ऊपर लिख के रखना, इन्फोर्समेंट डेट है ना, कम इनटू फोर्स इन 1 अप्रैल 1974। हर एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट तो ऊपर ही लिख दिया करो, ये इस तारीख को लागू हुआ, और इनेक्टमेंट डेट यहाँ दी ही रहती है, तो इसी के ऊपर लिख दिया करो यहाँ पर। तो बस आपको सेक्शन फर्स्ट में इतनी चीज याद रखनी, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना।
ना ये एक्सप्लेनेशन ना कुछ। बस ये याद रखना है कि ये कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है और कहाँ विस्तार नहीं है। ये 3 क्वेश्चन आपके जो है इससे आए हैं। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट जो है हमारी आज कंप्लीट हुई। हमने हिस्ट्री देख ली, एक ब्रीफ हिस्ट्री देख ली कि कौन सा पहले कौन सा ड्राफ्ट बना था, फिर फाइनली कौन सा 1973 का जो एक्ट है वो कौन से एक्ट को रिप्लेस करके आया, है ना। इनेक्टमेंट डेट क्या होती है, इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है, कैसे हमें तैयारी करना है, किस प्रकार से हमें कोई सब्जेक्ट लर्न करना है। तो आपका होमवर्क क्या है कल का आप लोगों का होमवर्क है कि जो 37 चैप्टर्स है ना, वो 37 चैप्टर्स के नाम आप लोग याद करेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। ठीक है, इतना वर्क आप लोग करिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब कुछ चीज है जो बहुत जानकारी आप लोगों के लिए मैं आज दे देती हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, मेरी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्योंकि कुछ कारण है कि मैं अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। एक तो कोरोना भी चल रहा है और थोड़ा पर्सनल मेरे भी रीजन है, लेकिन मेरा मोड ऑफ टीचिंग जो है वो पूरा ऑफलाइन तरीके से है। आपको मेरी क्लासेस में बहुत ज्यादा पीडीएफ या आप सोचे कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, नहीं। मेरी क्लासेस प्लीज वही लोग अटेंड करिएगा जिनको एक्चुअली में अंदर से इच्छा है कि वो किसी पद पर पहुंचे, वो चाहते हैं कि हाँ मुझे किसी पद पर पहुंचना है, जो खुद मेहनत कर सकते हैं। आप लोगों में से जो मेहनत करने के लिए रेडी है वो ही मेरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्योंकि मैं जिनको भी पढ़ाती हूँ मैं अपनी साइड से चाहती हूँ कि वो मेहनत करें मेरे साथ साथ। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको डीप में पढ़ा रही हूँ, वो प्रिलिमिनरी रही हूँ, लेकिन मैं आपको मेंस लेवल तक का पढ़ा रही हूँ। तो मैं आप लोगों की साइड से वही चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ जो मैं आपको वर्क दूं वो आप करें, क्योंकि मैं हर क्लास की बात सुनूंगी। अगर मैंने आपसे बोला है कि आप 37 चैप्टर्स लर्न करेंगे तो आप करेंगे और मुझे सुनाएंगे, भले ही मैं 10 मिनट सुनूंगी लेकिन मैं सुनूंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ क्लासेस की। सीआरपीसी की जो क्लासेस रहेंगी ये कम से कम 2.5 मंथ चलेंगी, क्योंकि मेजर एक्ट है, काफी बड़े बड़े प्रोविजन से टाइम लग जाता है। आईपीसी भी चली थी तो 2 मंथ का बोला था लेकिन 3 मंथ तक खिंच गया था। ठीक है ना, तो 2.5 मंथ इसमें भी मान के चलिए, 2.5 महीना तो लगेगा सीआरपीसी कंप्लीट होने में। आपका जो कोर्स फीस है वो रहेगा 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपए आपको पे करना है और कंप्लीट सीआरपीसी आपको जो है करवाई जाएगी, पूरा एक एक प्रोविजन बताया जाएगा। साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको प्रोविजन ही प्रोविजन पढ़ाऊंगी, जो भी रिलेटेड केस लॉज है, जो भी मैगजीन्स है, जो भी नए अमेंडमेंट्स, जो जैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां तक आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको प्रिलिमिनरी लेवल पे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, इसके अलावा आप कोई जानकारी मुझसे पूछना चाहते तो वो आप पूछ सकते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, जो भी आप लोगों को पूछना हो।